नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय व्यापार अब तक के उच्चतम स्तर पर। दोनों देशों के बीच शिखर वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। दोनों देशों के बीच 19 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर, 8 महत्वपूर्ण घोषणाएं। संबंधों और रणनीतिक साझेदारी की सिल्वर जुबली मना रहे भारत और जर्मनी। इंडिया जर्मनी सीईओज फोरम की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। मैन्युफैक्चरिंग सहयोग, आईटी और सेवाओं में तेजी से बढ़ते सहयोग पर जताई खुशी। आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक मूल्यों का साथ साथ होना चाहिए विकास। जेएनयू के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का संबोधन। युवाओं से बौद्धिक अखंडता और राष्ट्र निर्माण को कायम रखने का आह्वान। 28वें CSPOC 2026 की मेजबानी के लिए तैयार भारत। 14 से 16 जनवरी के दौरान IPU और CPA के प्रेसिडेंट समेत 61 स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होंगे शामिल। कॉन्फ्रेंस को पेपरलेस और डिजिटल बनाने के लिए मोबाइल ऐप और वेब आधारित इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च। देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जा रही है स्वामी विवेकानंद की जयंती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रीय गौरव को किया प्रज्वलित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने द्विपक्षीय साझेदारी के समग्र विस्तार के लिए व्यापक बातचीत की और इसी के साथ दोनों देशों ने शिक्षा क्षेत्र में रिश्तों का विस्तार करने के लिए एक बड़ा रोडमैप तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद भारत और जर्मनी ने रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कई पहलों की घोषणा की है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। दोनों देशों के बीच 19 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और 8 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनमें द्विपक्षीय रक्षा, औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त आशय घोषणा और व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के मंच की स्थापना शामिल है। साथ ही रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए दोनों देशों ने सह विकास और सह उत्पादन पर केंद्रित एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जर्मनी केवल आर्थिक साझेदार ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध दो राष्ट्र हैं। श्री मोदी ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार $50 अरब के रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुका है। भारत और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच करीबी सहयोग पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों ने हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊर्जा दी है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार अब तक के अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है और $50 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। 2000 से अधिक जर्मन कंपनियां लंबे समय से भारत में मौजूद है। ये भारत के प्रति उनके अटूट विश्वास और यहां मौजूद अनंत संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जर्मनी साझेदारी विशेष रूप से हरित ऊर्जा और उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में दूरदर्शी है। दोनों राष्ट्र आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकमत हैं, जिसे उन्होंने पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा बताया। जर्मनी के चांसलर मर्ज ने कहा कि नौसेना और वायुसेना के संयुक्त अभ्यासों में वृद्धि सहित गहरे सैन्य संबंध भारत को अपनी रक्षा निर्भरताओं में विविधता लाने में मदद करेंगे। दोनों देशों की कंपनियों का नया मेगा प्रोजेक्ट भविष्य की ऊर्जा के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। भारत और जर्मनी सिक्योर, ट्रस्टेड और रेजिलिएंट सप्लाई चेन के निर्माण के लिए मिलकर के काम कर रहे हैं। इन सभी विषयों पर आज किए जा रहे MOU से
हमारे सहयोग को नई गति और मजबूती मिलेगी। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग हमारे आपसी भरोसे और साझी सोच का प्रतीक है। रक्षा व्यापार से जुड़ी प्राथमिकताओं को सरल बनाने के लिए मैं चांसलर मर्ज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप उस पर भी काम करेंगे, जिससे को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे। दोनों नेताओं ने आर्थिक मोर्चे पर आगे की वृद्धि को गति देने के लिए भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जर्मनी के नेताओं के बीच चर्चा का प्रमुख केंद्र कौशल विकास और प्रवासन था। नवाचार के क्षेत्र में दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हरित अमोनिया उत्पादन में सहयोग को मजबूत किया। भारत और जर्मनी सहमत हैं कि ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए G4 के माध्यम से संयुक्त प्रयास इसी सोच का प्रमाण है। भारत और जर्मनी सहमत है कि ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए G4 के माध्यम से हमारा संयुक्त प्रयास इसी सोच का प्रमाण है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन और गाजा सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं और एक स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया। आज हमने यूक्रेन और गाजा सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सभी समस्याओं और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है और इस दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है। हम एकमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत और जर्मनी इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखेंगे। अपनी साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए जर्मन समुद्री संग्रहालय के सहयोग से लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वैश्विक मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज ने यूक्रेन की स्थिति और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इंडिया जर्मनी सीईओज फोरम की बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी अपने संबंधों की प्लेटिनम जुबली और अपनी रणनीतिक साझेदारी की सिल्वर जुबली मना रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे रिश्ते में प्लेटिनम की तरह स्थायित्व और चांदी की तरह चमक दोनों है। भारत और जर्मनी के बीच साझेदारी एक सहज साझेदारी है जो साझा मूल्यों और आपसी विश्वास की नींव पर बनी है। भारत जर्मनी रिश्तों की प्लेटिनम जुबिली और भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की सिल्वर जुबिली मना रहे हैं। यानी हमारे रिश्तों में प्लेटिनम की परमानेंसी और सिल्वर की चमक भी है। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी की पार्टनरशिप एक सीमलेस पार्टनरशिप है जिसकी नींव साझा मूल्यों और आपसी विश्वास पर टिकी है। हर सेक्टर में हमारे बीच म्यूचुअली बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज है। हमारी एमएसएमईज और जर्मनी की मिडिल स्टैंड के बीच जारी मैन्युफैक्चरिंग सहयोग, आईटी और सर्विस में तेजी से बढ़ता सहयोग, ऑटोमोटिव, एनर्जी, मशीनरी व केमिकल सेक्टर्स में जॉइंट वेंचर्स और रिसर्च कोलैबोरेशन से उभरती नई टेक्नोलॉजी और इन मजबूत लिंकेज का सीधा लाभ हमारे व्यापार को मिला है, जो आज लगभग
$50 बिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास हर सेक्टर में आपसी फायदे के मौके हैं। हमारे एमएसएमईज और जर्मनी के मिडिल स्टैंड के बीच चल रहा मैन्युफैक्चरिंग सहयोग, आईटी और सेवाओं में तेजी से बढ़ता सहयोग, ऑटोमोटिव, ऊर्जा, मशीनरी और केमिकल सेक्टर में जॉइंट वेंचर और रिसर्च सहयोग से नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है। इन मजबूत संबंधों से हमारे व्यापार को सीधा फायदा हुआ है, जो अब $50 अरब का आंकड़ा पार कर गया है। दुनिया तेजी से बदल रही है। हम देख रहे हैं कि कैसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और कैपिटल मशीनरी पर निर्भरता को आज वेपनाइज किया जा रहा है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के पावन अवसर पर हमें उनके विचारों और संदेश से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनका संदेश स्पष्ट था कि एक सशक्त राष्ट्र वही होता है जो आत्मबल, आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी के साथ दुनिया से जुड़ता है। आज के वैश्विक संदर्भ में यह संदेश और भी प्रासंगिक है। इसी सोच के अनुरूप हमारा साझा दायित्व है कि हम दुनिया के लिए ट्रस्टेड और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स को मजबूत करें। See the assets of both countries, German precisions, India's scale, India's talent, then if we put both things together, we can create great things. And I believe we start doing so. I'm in India for 25 years, so I'm a witness of how India is growing. So I believe in that statement. Also, the big message is that the cooperation between India and Germany is growing dramatically at the moment on several areas, right? And the good message, what we heard today also is the, let's say, hopefully the upcoming free trade agreement, less and less regulations and the innovation which takes place in India dramatically. And that's a big boost also for our activities because we are a very German hidden champion and we serve markets for the electronic industry. Adhesives, and it's good to hear that the Prime Minister is perfectly right in his assessment. There's a lot of potential if we combine, for example, German machinery and equipment makers with the potential that we see in growth rates and the dynamic of the Indian market. India is moving faster than many countries in Europe. The introduction of biofuels, E20 in India ahead of schedule sets an example and sets the pace of what Europe can do. And we see that the dependency of the world economy on certain markets needs to be reduced, and therefore India can step up as a supplier for the world economy, and therefore export potentials out of India will be great for the future, I think, and that's good. जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर अहमदाबाद पहुंचे। ये जर्मन चांसलर के रूप में फ्रेडरिक मर्ज की पहली एशिया यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर मर्ज ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद दोनों नेताओं ने आश्रम के अंदर एक कमरे हृदय कुंज का दौरा किया, जहां भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा रहते थे। भारत की अपनी पहली यात्रा पर आए जर्मन चांसलर मर्ज ने कहा कि महात्मा गांधी की विरासत भारतीयों और जर्मनों को दोस्तों के रूप में एकजुट करती है और उनकी शिक्षाओं की आज पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। ऐतिहासिक आश्रम में राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने के बाद दोनों नेता साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया और बाद में चांसलर मर्ज के साथ पतंगबाजी का आनंद लिया। कार्यक्रम स्थल पर दोनों नेताओं ने महिला कारीगरों से बातचीत की और पतंग बनाने की प्रक्रिया को समझा। उद्घाटन के बाद दोनों नेताओं ने खुले वाहन में सफर किया और पतंग भी उड़ाई। 50 देशों के 135 पतंगबाज और भारत से लगभग 1000 पतंग प्रेमी अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 में भाग ले रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 में हमारी आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे। वहां तक की यात्रा भारत के लिए भी अहम है और यही वह समय है जो आपके जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपका सामर्थ्य भारत का सामर्थ्य बनेगा। आपकी सफलता भारत की सफलता को नई ऊंचाइयां जरूर देगी। भारत के स्पेस स्टार्टअप अब लगातार कमाल करके दिखा रहे हैं। साथियों, मैं अब आपसे एक सवाल करता हूं। आप कल्पना करिए कि अगर ड्रोन उड़ाने पर 24 घंटे अनेकों तरह की पाबंदी लगी रहती तो क्या होता? ये थी। पहले हमारे यहां ड्रोन उड़ाना या बनाना दोनों कानूनों के जाल में फंसा हुआ था। लाइसेंस लेना पहाड़ चढ़ने जैसा काम था और इसे केवल सुरक्षा के नजरिए से ही देखा जाता था। हमने नए नियम बनाए, नियम आसान किए। इसके कारण आज हमारे यहां कितने ही युवाओं को ड्रोन से जुड़े सेक्टर में आगे बढ़ने का मौका मिला है। युद्ध क्षेत्र में मेड इन इंडिया ड्रोन देश के दुश्मनों को धूल चटा रहे हैं और कृषि क्षेत्र में हमारी नमो ड्रोन दीदियां खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है। साथियों, डिफेंस सेक्टर भी पहले सरकारी कंपनियों पर ही निर्भर था। हमारी सरकार ने इसको भी बदला। भारत के डिफेंस इकोसिस्टम में स्टार्टअप के लिए दरवाजे खोले। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे युवाओं को ही मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने युवाओं से बौद्धिक अखंडता और राष्ट्र निर्माण को कायम रखने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक मूल्यों का साथ साथ विकास होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनके उपदेशों को याद करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका मकसद चरित्र निर्माण करना, बुद्धि को मजबूत करना और व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उचित शिक्षा और प्रशिक्षण ही भारत के युवाओं को प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में सक्षम बनाएगा। Swamiji Vivekananda ji has said, we want the education by which character is formed. Strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on his own feet. That is the importance of education for which these universities have been created. While I congratulate the graduates for attaining this milestone in their lives, I urge you to reciprocate as every Guru got his own Guru Dakshina, and I am requesting you to give as Guru Dakshina that you should work for our country's economic, social and scientific prosperity. All your knowledge, all your talents, all your efficiency should be useful for you and for the rest of the society. I firmly believe that in its education alone and proper training that will empower our youth to take our nation forward towards the vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, a Viksit Bharat by 2047. उपराष्ट्रपति ने जेएनयू के समावेशी वातावरण और छात्र प्रवेश और संकाय भर्ती दोनों में समानता और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए जेएनयू के निरंतर प्रयासों की भी प्रशंसा की। And the traditional values should grow together. It is not for confrontation with each other,
but for making final conclusions. When our Vice Chancellor was telling your great 10 things, the democracy, debate, discuss, differ, yes, everything is fine. My only humble request to add one more. Finally, you should come to a final conclusion for the smooth functioning of everything. You are the leaders, you are going out. We are supposed to differ on many things. Once a conclusion has been to be arrived, it may be on consensus or by majority. Once the decision has been taken, everybody should have the habit of cooperating with everyone so that the decision can be implemented so smoothly for running the administration. अब बात भारत में आयोजित होने जा रहे 28वें CSPOC की। अट्ठाईसवां कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ 14 से 16 जनवरी तक दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आज संसद परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस सम्मेलन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि 16 साल बाद यह सम्मेलन भारत में आयोजित होने जा रहा है। यह संसद के संविधान सदन में आयोजित होगा। भारत इससे पहले वर्ष 1971, 1986 और 2010 में भी इस सम्मेलन की सफल मेजबानी कर चुका है। पिछले वर्ष गंसी के अंदर जो इसकी कार्यकारी परिषद की बैठक में भारत को अध्यक्षता करने का दायित्व सौंपा और भारत ने इस सम्मेलन को संसद के संविधान सदन में आयोजित करने का फैसला किया। ये सम्मेलन 14 तारीख को इसकी कार्यकारी परिषद की बैठक होगी, जिसमें 15 देशों के लोग आएंगे। 15 और 16 2 दिन अलग अलग सत्रों के अंदर बैठक होगी। 15 तारीख को 10:30 बजे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और आईपीयू इंडियन पार्लियामेंट यूनियन सारे देश की संसदों की एक संस्था है, उसकी अध्यक्ष भी आएगी यहां पर, और सीपीए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन उनके चेयरपर्सन भी वहां पर आएंगे। 28वें CSPOC के प्रमुख विषय की बात करें जिन पर चर्चा होनी है, उनमें संसदीय कार्यप्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया का उपयोग, संसदों में नवाचार और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा, सांसदों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर विचार विमर्श शामिल होगा। निश्चय ही यह सम्मेलन भारत की तकनीकी प्रगति और वैश्विक संसदीय सहयोग की प्रतिबद्धता को विश्व मंच पर दर्शाएगा। 16 तारीख को माननीय उपराष्ट्रपति जी की तरफ से दिन का भोजन भी रखा गया है, क्योंकि इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को मिली है। मुझे आशा है कि यहाँ पर व्यापक विचार विमर्श होगा, अच्छी संवाद होगी, चर्चा होगी, उससे एक बेहतर परिणाम आएंगे और हम देश की संसदों को और निष्पक्षता, पारदर्शिता, जनता के जवाबदेह बना पाएंगे और उसके साथ साथ नवाचार, जो एआई टेक्नोलॉजी का नवाचार है, वो नवाचार का उपयोग संसद के माध्यम से देश की जनता को जुड़े। हमेशा संसद सदस्यों की भी और विशेष रूप से पार्लियामेंट की भी ये जिम्मेदारी रहती है कि वह जो कुछ भी पार्लियामेंट में होता है उसकी ज्यादा से ज्यादा एक्सेस जनता को रहे। जनता की सहभागिता, जनता की भागीदारी, यही लोकतंत्र की ताकत है और इसीलिए हमने कई तरीके के प्रयास किए हैं जिसमें आपको परिणाम भी मिलेंगे।
सम्मेलन में आईपीयू और सीपीए के प्रेसिडेंट सहित कॉमनवेल्थ देशों और सेमी ऑटोनोमस पार्लियामेंट्स के 61 स्पीकर्स और प्रेसिडिंग ऑफिसर शामिल होंगे। इस लिहाज से ये सीएसपीओसी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा। सम्मेलन के सीधा प्रसारण की भी व्यवस्था की गई है। लोकसभा सचिवालय ने संसद सीएसपीओसी 2026 मोबाइल ऐप और वेब आधारित इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम विकसित और लॉन्च किया है। यह एक व्यापक, सुरक्षित और टेक्नोलॉजी पर आधारित प्लेटफॉर्म है। साथ ही सभी देशों के लिए कंट्री ऑफिस, द्विपक्षीय बैठकों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप और कॉल सेंटर, मोबाइल ऐप के माध्यम से हेल्प डेस्क, मीडिया शेयरिंग और अन्य सुविधाएं भी होंगी। विभिन्न विधि विश्वविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के लगभग 1000 छात्रों की सहभागिता होगी। इसके साथ ही एग्जीबिशन एंड कल्चर बाजार आकर्षण का केंद्र होगा। और इसका सीधा लाइव भी रहेगा, संसद टीवी पे भी रहेगा और जो इसकी ऐप बनाई उस पर भी डायरेक्ट लाइव रहेगा, ताकि देश के अन्य लोग भी इससे जुड़ सकें। उसके बाद भारत की विविधताएं जो विशेष रूप से हमारे पर्यटन के रूप में है, देश और दुनिया के लोगों को पर्यटन में आकर्षित कर सकें, इसके लिए जयपुर जिसकी विशेष स्थान है, वहां इनके टूर प्रोग्राम का आयोजन रखा गया है। इसमें 61 स्पीकर्स इसमें उपस्थित रहेंगे और विशेष रूप से अभी तक सीएसपीओ के कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा भागीदारी भारत में रहेगी। हमने आग्रह किया है कि संसद के स्पीकर्स यहां पर आए और जयपुर के अलग भी अगर विविधताएं वाले अलग अलग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो हम उनकी व्यवस्था निश्चित रूप से करेंगे। 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ में शामिल होने के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सीपीए के चेयरपर्सन डॉक्टर क्रिस्टोफर कलिला सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आ चुके हैं। वो जाम्बियाई राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो स्वास्थ्य और संसदीय मामलों में गहरी रुचि रखते हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीपीए का नेतृत्व कर रहे हैं। सीएसपीओसी के महासचिव इयान मैकडोनाल्ड भारत में आयोजित होने वाले 28वें सीएसपीओसी 2026 में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। जाम्बिया की नेशनल असेंबली की स्पीकर नेली बुटेते कशुम्बा मुट्टी सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आ गई हैं। वो जाम्बिया की नेशनल असेंबली की पहली महिला स्पीकर हैं और पेशे से वकील हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी विवेकानंद एक शाश्वत, दूरदर्शी और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि आंतरिक शक्ति और मानवता की सेवा एक सार्थक जीवन की नींव है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारत के शाश्वत ज्ञान को विश्व तक पहुंचाया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के जीवन और शिक्षाओं में आंतरिक शक्ति, आत्म अनुशासन और निस्वार्थ सेवा को सार्थक जीवन के स्तंभ बताया गया है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रीय गौरव को प्रज्वलित किया और युवाओं में राष्ट्र की प्रगति के लिए काम करने का आत्मविश्वास जगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी युवा शक्ति के सशक्त प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि भारतीय युवा शक्ति के सशक्त प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व विकसित भारत के संकल्प में निरंतर नई ऊर्जा का संचार करने वाला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी भारतीय संस्कृति के अग्रदूत, करोड़ों जन के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें नमन एवं राष्ट्रीय युवा दिवस पर देश की युवा शक्ति का अभिवादन किया है। उन्होंने कहा है कि शिकागो धर्म सम्मेलन में वेद, संस्कृति और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को वैश्विक मंच पर सशक्त रूप से प्रस्तुत कर उन्होंने भारत की सांस्कृतिक आत्मा को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया। स्वामी विवेकानंद जी भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण के महान अग्रदूत थे, जिनके विचार आज भी मानवता को दिशा दे रहे हैं।
आज की खबर में बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं स्वामी विवेकानंद जयंती पर प्रधानमंत्री के संदेश के साथ। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाजत और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती का ये दिन हम सभी को नई प्रेरणा देता है। स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। ये स्वामी जी ही थे जिन्होंने उस दौर में कहा था कि निडर, बेबाक, साफ दिल वाले, साहसी और आकांक्षी युवा ही वो नींव हैं जिस पर राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। वो युवाओं पर, युवा शक्ति पर इतना विश्वास करते हैं। अब आपको उनके इस विश्वास की कसौटी पर खरा उतरना है। आज जब दुनिया भारत की तरफ इतनी उम्मीदों की नजर से देख रही है तो इसके पीछे आप सभी मेरे युवा साथी हैं। आज गांव हो, शहर हो या कस्बा, हर जगह उफान पर है युवाओं का जज्बा। आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।